एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम इस वीडियो पर रैंडमली क्लिक कर दिए हो तो अपना 2 मिनट समय दो ताकि मैं तुम्हें यह समझा सकूं कि इस वीडियो में आखिर है क्या। एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि ये जो साइंस एंड टेक की सीरीज़ है वो चलेगी कैसे। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए या किसी भी पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें उसका स्टैटिक पाथ समझना ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से लिंक्ड होते हैं। बट दिक्कत ये है कि करंट अफेयर्स को जब पढ़ने जाओगे तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो समझ में आएगा नहीं, और दूसरी दिक्कत ये है कि अब पूरे के पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ना पॉसिबल है नहीं। तो अगर तुम किसी वन स्टॉप सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए ये है। बट हाँ, मैं वन शॉट वीडियो नहीं लाया हूँ जिसमें तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे में पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करा दूँ और जो तुम्हें देखने में अच्छा लगे और बस अच्छा लगे और क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से, तो कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बजाय मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करूँगा और पहले स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट बताऊँगा, और जो वो स्टैटिक पार्ट जिसके बाद तुम्हें किसी भी करंट अफेयर से गुजरने में कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी हैं। तो मैं इकट्ठे सारे स्टैटिक पार्ट्स को पढ़ाने के बजाय मैंने उसको थीम्स में तोड़ लिया है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी। और सबसे पहले मैं स्टैटिक पार्ट पढ़ाऊँगा, और 1 मिनट गाइज, हाँ धैर्य रखो कि स्टैटिक पार्ट के बाद मैं तुम्हें करंट अफेयर्स इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा। 5 मिनट या 10 मिनट का स्टैटिक पार्ट होगा और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स की ओर पढ़ेंगे। तो ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हेल्थ, मेडिसिन, साइंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया कवर करते हुए सारा सीरीज़ बनेगा। छोटा छोटा सा वीडियो होगा, बट तुम्हारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 के अप्रैल से शुरू हो करके 2026 का फरवरी आज के डेट तक, यानी कि 21 फरवरी तक तुम्हारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स स्पेस टेक्नोलॉजी का इसी वीडियो में होने वाला है। जो सोर्सेज यूज़ हुआ है, विज़न की मंथली मैगज़ीन यूज़ हुई है, विज़न की PT 365 यूज़ हुई है, और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तुम्हारा यूज़ हुआ है। और भरोसा रखो कि तुम्हारा इस वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ जो आया होगा कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारे लिए डालूंगा ही डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टैटिक पार्ट से। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे दादा इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि देखो, एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है, और 1 से 3 क्वेश्चन जो है, मान के चलो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी से आ ही जाता है। जहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे और वो स्पेस टेक्नोलॉजी से ही लिंक्ड होगा। तो इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा डूएबल होते हैं। 2025 में भी इसमें माइक्रो ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा। तुम लोग पीवाईक्यू को फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर देख रहे होंगे। और जो भी कंसेप्ट्स होते हैं ना, सारे स्टैटिक और करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए हमें ना स्पेस टेक्नोलॉजी का तो खासकर स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ना ज़रूरी है ही। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें, देख लो, पहले यहाँ तक बस ये जो है, यहाँ तक जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्पेस टेक्नोलॉजी का 3-4 पेजेस में मैंने बेसिक को कवर कर दिया है। उसके बाद जो एक्सियम 4, निशार और जितने भी सारे स्पेस मिशंस हुए, जो भी चीज़ें लॉन्च हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्वासी मून होप एनालॉग मिशन पिक्चर्स भी लाए ताकि तुम्हें अच्छा सा भी लगे, और सारे टेबलर फॉर्म से बनाकर मैंने सारा मेहनत करके तुम्हें ला कर रख दिया है। कुछ भी छूटेगा नहीं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखो। और चलो अब कवर करते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी ये है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स, यूजिंग स्पेस बेस्ड डाटा फॉर अर्थ एप्लीकेशंस, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो तीन तरीके के, मेनली 3 तरीके के सैटेलाइट्स होते हैं। एक हो गए तुम्हारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और तीसरा नेविगेशन सैटेलाइट है।
ठीक है। अब तीनों का हम लोग यूजेस को समझते हैं और कौन से अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, बस हमें इतना ही समझना है। तो यूजेस क्या है, तो कम्युनिकेशन का टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, डिजास्टर कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और इसे भेजा कहाँ जाता है, तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट किस चीज़ के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए। नहीं याद हो रहा है तो जियो से याद रख लो, जियो किस चीज़ के लिए होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। अगर तुम्हें वीडियो स्लो लग रही हो ना कि ना, तो 1.5x या 2x के स्पीड पर देख लो, स्किप मत करना, घातक हो सकता है आधा अधूरा ज्ञान। अब देखो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज़ होता है एग्रीकल्चर, वेदर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और इसको पोलर सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, और पोलर सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, और सन सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट्स का जीपीएस, लोकेशन, टाइमिंग, मैपिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और इसको जो है, इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नेविगेशन वाली सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। ऑर्बिट्स के बारे में हम लोग कोर स्टैटिक कंसेप्ट कवर कर लेते हैं कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, फिर से मैं एक बार गोल्डन नोट्स में बना कर दे देता हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा होता है, तो पोलर पोल्स में भेजा जाता है। नेविगेशन के लिए कहाँ होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आ जाता है वो है लॉन्चिंग व्हीकल्स का। पीएसएलवी और वर्सेस जीएसएलवी, ये गोल्ड है एकदम, समझ लो यूपीएससी का। और उसमें मैं सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें कवर कर देता हूँ, बाकी पीएसएलवी और जीएसएलवी जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, जो जो कारनामा है दिखाया है इसने इसरो के अंदर में, उसको हम लोग करंट अफेयर्स वाले पार्ट में इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पीएसएलवी क्या है, तो यूज्ड फॉर लाइट एंड मीडियम सैटेलाइट्स, समझ लो पीएसएलवी लाइट वेट के लिए यूज़ होता है, और जीएसएलवी जो तुम्हारा है हेवी वेट के लिए यूज़ होता है। पीएसएलवी को पोल्स पे भेजा जाता है, पोलर अर्थ ऑर्बिट में। जीएसएलवी को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रख लो, क्वेश्चन बन सकता है, बता रहा हूँ। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको कहा जाता है, पीएसएलवी। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा विच ऑफ द व्हाट इज, बट स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं घुसा देता है गाइस। तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट को क्या है, तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है। सर ये क्या आपने बोल दिया, क्रायोजेनिक इंजन? जो साइंस एंड टेक नहीं पढ़े हैं तो उसको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट उसी के लिए तो स्टैटिक पार्ट बनाया है कि किसी को नया नया टर्म ना लगे करंट अफेयर्स में कि या ये क्या बोल कर चले गए सर। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या है, तो ये लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करता है। और कहाँ यूज़ होता है, तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में यूज़ होता है। कंफ्यूज मत होना, पोलर सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल किस चीज़ के लिए है, तो पोल्स पे भेजते हैं और लाइट वेट्स के लिए। ओनली फॉर लाइट वेट्स नहीं भैया, हेवी वेट्स भी कर सकता है, बट मेजरली प्राइमरीली यूज्ड फॉर लाइट वेट्स। और जीएसएलवी किस चीज़ के लिए होता है, तो जीएसएलवी यूज़ होता है हेवी लिफ्ट के लिए। और कहाँ भेजा जाता है, तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बचा दिया। अब स्पेस मिशंस क्या है, जो स्पेस मिशंस है और यूपीएससी उसको कैसे पूछती है, उसको समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं पूछता है, ताकि तुम भी जब करंट अफेयर से गुजरो, रूबरू हो, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हर कुछ पढ़ लोगे तो फिर गाइस वही बात है ना कि मैं वीडियो में मैं तुम्हें 2025 से 26 में स्पेस टेक्नोलॉजी में जितना चीज़ हुआ है पूरा कुछ छोड़ो ही नहीं, सब पढ़ा दूँ। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूँगा ये देखो मेरी वीडियो से है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना गाइस उसका। उसके बजाय मैं वो पढ़ाऊँगा ना जो तुम्हें ज़रूरी है। तो लॉन्चिंग डेट्स, मिशन का कितना कॉस्ट हुआ, साइंटिस्ट के नाम, ये सब ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स को ध्यान रखना, एप्लीकेशन को ध्यान रखना। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया। अगर तुम चंद्रयान को पढ़ रहे हो तो ये जान लो कि ये किस लिए है, आदित्य L1 को पढ़ रहे हो तो ये जान लो किस लिए है, गगनयान किस लिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को। पूरा पार्ट बाई पार्ट डिटेल खोल के पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हारा ऑप्शनल नहीं है। तुम्हें 15 क्वेश्चन आएंगे, टिक करना है, आगे बढ़ना है बस। अब देखो PYQ के एंगल देखते हुए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कुछ कंसेप्चुअल टर्म्स क्या क्या चीज़ है जो कि तुम्हें परेशान न करे किसी भी करंट अफेयर्स के पढ़ाते वक्त में जब बोल दूँ। तो क्या सर इतने ही टर्म्स हैं, हमने तो सुना था साइंस एंड टेक में बहुत सारा टर्म्स है। तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ गाइज, हम अभी सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले सीरीज़ में जब हम लोग पूरे चैप्टर को, पूरे थीम को कवर करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज वगैरह,
तो डेफिनेटली उसमें भी हम लोग कंसेप्चुअल टर्म्स की तरफ जाएंगे और पूरा स्टैटिक 10-15 मिनट का लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। और हाँ, जिसका स्टैटिक पार्ट क्लियर है तो कोई नहीं, तुम 15 मिनट वीडियो को आगे कर सकते हो और मैं टाइम बाउंड लगा दूंगा उसमें, टाइम स्टैम्प, तो तुम उस हिसाब से वीडियो को आगे करके देख सकते हो। अब देखो, मैं बता दे रहा हूँ कि पे लोड क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्ट कैरिड बाय द लॉन्चिंग व्हीकल, जैसे अगर ट्रक में कोई सामान जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वो माल लोडेड है। तो उसी तरीके से अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जा रहा है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट कैरिड हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे भैया ये पे लोड है। जो भी जब स्पेस में रॉकेट सैटेलाइट्स उड़ रहे होते हैं तो जो भी हमारे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं है और बेकाम के यानी कि नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेस डेब्रिस। क्रायोजेनिक इंजन मैंने बताया कहाँ यूज़ होता है, PSLV मारूंगा, GSLV में यूज़ होता है। और ये है क्या, तो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टेलीमेंट्री क्या है, तो सैटेलाइट से अर्थ की तरफ जो भी डाटा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेलीमेंट्री। अब देखो गाइस, अगर तुम ध्यान दिए होगे करंट अफेयर्स न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो तुमने देखा होगा कि प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट्स का। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ना प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। तो इन स्पेस जो है एक सिंगल विंडो रेगुलेटर है, किस चीज़ के लिए, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का रेगुलेटर है, फैसिलेटर है। और NSIL क्या है, तो कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो है। तो कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो इज NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंड इन स्पेस क्या है, तो प्राइवेट रेगुलेटर पार्टिसिपेटर सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। देखो, इकोनॉमिक सेक्टर यानी स्पेस इकोनॉमी भी आजकल ट्रेंड में जा रहा है 2023 के बाद से, तो हम अपने इस वाले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। अब देखो, UPSC का जो थीम है और मैंने जो अपना वीडियो बनाया है वो इसी को कवर करते हुए बनाया है। यानी कि तुम्हें जो भी करंट अफेयर्स दिखेंगे उसमें कुछ भी नहीं बुक दिया जाएगा, वही बका जाएगा जो तुम्हारे UPSC प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है या मेंस के लिए ज़रूरी है। तो सैटेलाइट टाइप पूछता है, उसमें ऑर्बिट पूछता है कि वो सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में डाला गया है, नेविगेशन सिस्टम क्या है, रिमोट सेंसिंग का यूजेस पूछता है, PSLV GSLV इन तरीके के लॉन्चिंग व्हीकल, Mark 3 लॉन्चिंग व्हीकल्स, इन सब में तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन पूछ लेता है। डिफ्रेंशिएशन कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर PSLV GSLV वगैरह वगैरह करके। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इन सब में भी तुम्हारा डिफरेंसेस पूछ लेता है। क्या नहीं पूछा जाता है उसको भी समझ लो, डीप फिजिक्स नहीं पूछा जाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं पूछा जाता, इंजीनियरिंग वर्क जो तुमने रॉकेट साइंस जिसको बोलते हो वो सब चीज़ें तुमसे नहीं पूछी जाती, जो हुआ है उसके बारे में और जो पूछता है वही पूछा जाता है। आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो पढ़ाऊँगा मैं इसी को ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ाऊँगा, यानी कि जो पूछता है वो पढ़ाऊँगा, फालतू का ज्ञान देने का शौक नहीं है। आ जाओ गाइस, हाउ टू यूज़ दिस वन पेजर नोट्स। तो स्टैटिक के लिए मैंने तुम्हें बता दिया और करंट अफेयर्स के लिए तुम्हारे दादा बैठे हुए हैं यहाँ पे आगे, दादा मतलब भाई गाइस। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है Axiom 4। अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.5x और 2x की स्पीड पे देख सकते हो। अब जो सबसे फर्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन हुआ है वो है Axiom 4। और ये जो है ना, Axiom 4 नाम क्यों, क्योंकि ये 4th प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था, इसलिए इसका नाम पड़ा Axiom 4। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है ना, और क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था। सुधांशु शुक्ला जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और हर न्यूज़ चैनल, हर टीवी, हर रिपोर्टर, हर न्यूज़पेपर्स में इसका कवरेज था। तो इस पे क्वेश्चन आना 100% श्योर है। Axiom 4 मिशन के बारे में अगर जाने तो Axiom 4 मिशन इज़ द 4th प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन to the International Space Station, organized by the private space company that is Axiom Space. This is a US based company. It is the part of commercialization of low earth orbit। यानी कि ये जो Axiom 4 मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहाँ, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। तो कौन कंडक्ट करा रहा है, तो बता ही दिया, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान रखना Axiom स्पेस में। वाई Axiom 4 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। इंडिया इज एसोसिएटेड विद Axiom 4 मिशन
इंडियन एस्ट्रोनॉट डिज़ाइन शुभांशु शुक्ला इज पार्ट ऑफ द मिशन। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पार्ट थे। मिशन सपोर्ट्स इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो कि है गगनयान। हमारा जो स्पेस ह्यूमन प्रोग्राम है गगनयान, तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस लाएंगे शुभांशु शुक्ला जी, ट्रेनिंग होगा, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होगा, ये हमारे गगनयान वाला जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ना, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट्स करना, रिसर्च करना। याद रखना साइकोलॉजी पे नहीं था, फिजियोलॉजी पे। तो फिजियोलॉजी यानी कि फटीग हो गया, हेल्थ हो गया, उन सब चीज़ों। साइकोलॉजी होता तो इंसोलेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता। तो साइकोलॉजी नहीं था, फिजियोलॉजी था। लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंसेस, इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, रिसर्च किया गया। और बहुत और सबसे मतलब ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रोग्रेविटी क्या है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी से 2025 का क्वेश्चन लेकर आओ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है माइक्रोग्रेविटी से। तो मैंने बोला था ना कि मैं उसी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जिसे यूपीएससी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो माइक्रोग्रेविटी को भर भर के मैंने कवर किया है, देख लो। माइक्रोग्रेविटी रिफर्स टू ए कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेसनेस बिकॉज देयर आर कंटिन्यूस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ। तो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस क्यों फील करता है? बिकॉज देयर आर इन कंटिन्यूस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ। ग्रेविटी ना होने की वजह से नहीं, बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ, मतलब और वाइटल मोशन के कारण वेटलेसनेस फील होता है एस्ट्रोनॉट्स को। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या है? तो ग्रेविटी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है ग्रेविटी जीरो नहीं होता है, और माइक्रोग्रेविटी का मतलब अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होता है। और जो मेजर कन्फ्यूजन बन सकते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या कोई सैटेलाइट है? तो भैया सैटेलाइट नहीं है वो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक लेबोरेटरी है, और वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स जो है बैठे रहते हैं। तो स्पेस क्राफ्ट्स जो इसमें जो एक्सियम 4 मिशन में जो इसके स्पेस क्राफ्ट यूज़ हुआ है वो है फैल्कन 9 स्पेस क्राफ्ट जो यूज़ हुआ है उसका नाम है क्रू ड्रैगन, और जो तुम्हारा लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ है वो है फैल्कन 9। ये जो है स्पेस एक्स की है फैल्कन 9 लॉन्चिंग व्हीकल, हमारे इलॉन मस्क भैया की फीचर्स क्या है? तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है कोई कार्गो स्पेस क्राफ्ट नहीं है, इसको कार्गो नहीं बोल सकते हम लोग। रियूजेबल है, डिज़ाइन फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, यानी ह्यूमन के लिए है, कार्गो के लिए नहीं है। यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पूरी की पूरी एक्सियम 4 मिशन ही जो थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए था। और ये जो कमर्शियल स्पेस स्टेशन यानी कमर्शियल प्रोग्राम था, और प्राइवेट पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से था, विथ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट इज मोर दैन द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। एक्जियम 4 और गगनयान मिशन को कंपेयर करेगा इस, तो गगनयान जो हमारा इसरो का है और एक्जियम 4 किसका है? तो ये प्राइवेट प्रोग्राम है। दोनों में ह्यूमन तो जा ही रहे हैं, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है ही, इसमें भी शुभांशु शुक्ला कहते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं। गाइस एक चीज़ का आंसर हमें कमेंट में बताइए कि एक्जियम 4 मिशन में सुधांशु शुक्ला जो है अपने साथ एक एनिमल स्पीसीज लेकर गए थे जो न्यूज़ में था, और उसका नाम डैश बियर है। कौन सा बियर है इसको कमेंट में बताओ। तो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी मैंने बताया, तो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था ये आ सकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट में क्या अंतर होता है वो बताना होगा। तुमको मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है सैटेलाइट नहीं है। माइक्रोग्रेविटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है तो मे भी आगे भी बन जाए। क्रू ड्रैगन का असेस क्या है? तो भैया ये स्पेस क्राफ्ट है, और क्या है? तो ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, ये कार्गो नहीं है, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है, ये ध्यान रखना है। मेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस के टाइम में पढ़ाऊँगा तो फिर देख लेना। करंट अफेयर से इतना ही है, गगनयान मिशन, न्यू स्पेस इंडिया, इन सब चीज़ों से लिंक करके तुमसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जितना मैंने पढ़ाया है मोर देन इनफ है एग्जाम 4 मिशन के लिए, बाकी तो पूरी समुद्र है। अब जो अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है वो है निशार। तो निशार के बारे में हम डिटेल में तो निसार के बारे में अगला जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है निसार। फर्स्ट कौन सा था? एक्सियम। अब निसार के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है? तो नासा और इसरो का जॉइंट एपर्चर, सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए जॉइंट मिशन था, और कैसा? जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन था।
ठीक है। तो ये जो मिशन है निशार अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट मिशन है, कोई डिफेंस के लिए नहीं था, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए था। क्या ऑब्जर्व करेगा? जो भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में सी लेवल राइज हो जा रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जा रहा है, इन सब चीज़ों का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियर्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज, इन सब चीज़ों के लिए नासा और इसरो का जॉइंट मिशन था। और इसमें डोवल सिंथेटिक एपर्चर रडार यूज़ हुआ है। कौन सा दो सिंथेटिक एपर्चर रडार यूज़ हुआ है उसको मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ से भेजा गया है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो देखो, वैसे तो इसमें नासा और इसरो दोनों थे, नासा और इसरो दोनों थे, बट ये जो लॉन्च हुआ है ये कहाँ से हुआ है? इंडिया से हुआ है। और कहाँ? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हुआ है। ऑर्बिट कहाँ? तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। ध्यान रखना कि एक्सियम हमारा कहाँ? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, एक्सियम 4 मिशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहाँ? तो ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। तो उसी तरीके से मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में, तो एक्सियम 4 मिशन भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि निसार भी जो है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है, ये भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। एक ध्यान ये देना है कि सिंथेटिक एपर्चर रडार में सिंथेटिक का क्या मतलब है? तो सिंथेटिक एंटीना के लिए यूज़ हुआ है। हाँ, एंटीना, इसमें बहुत ही लंबा सा एंटीना यूज़ किया, आई थिंक मोर देन 12 सेंटीमीटर का एंटीना है। तो डैट इज़ वाई इट इज़ यूजिंग द टर्म फॉर एंटीना, सिंथेटिक। अब आगे बढ़ते हैं। तो synthetic aperture radar is a type of radar that uses microwave to create high resolution images। ठीक है, और ये डे और नाइट दोनों में काम करता है। बाकी जो सैटेलाइट्स होते हैं गाइस, ऑप्टिकल सैटेलाइट जो होते हैं, इन कंपैरिजन टू डेम, निसार का जो सिंथेटिक एपर्चर रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो है विजिबल लाइट इसको चाहिए होता है, और इसको कोई भी विजिबल लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ दिन में विद द हेल्प ऑफ सन के लाइट के से काम कर सकता है। लेकिन सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है दिन में या रात में 24/7 काम कर सकता है। और ये जो है क्लाउड्स हो, रेन हो, फॉग हो, किसी भी सिचुएशन में काम कर सकता है। वाई सिंथेटिक एपर्चर, सिंथेटिक किस चीज़ के लिए है? तो लार्ज एंटीना, मैंने पहले ही बताया एंटीना के लिए यूज़ हुआ है। दिस गिव्स ए हाई रिजोल्यूशन इमेज। अच्छा, इसमें मैंने बताया कि डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम है। तो डुअल फ्रीक्वेंसी रडार कौन कौन सा है? एक है एल बैंड और एक है एस बैंड। एस बैंड मैंने बताया कि ये निशार जो है नासा और इसरो दोनों का है। तो इसरो का इसमें क्या रहा है? एस बैंड। नासा का इसमें क्या रहा है? एल बैंड। ये जो है 12 सेंटीमीटर का था और ये जो है 24 सेंटीमीटर का। इसरो ये जो है एस बैंड का क्या काम है? तो ये एग्रीकल्चर के लिए है, सरफेस डिफॉर्मेशन के लिए है। और नासा का जो एल बैंड है वो वेजिटेशन के लिए है, फॉरेस्ट के लिए है, सॉइल मॉइस्चर के लिए है, और लैंड डिफॉर्मेशन के लिए। ये सरफेस डिफॉर्मेशन के, लैंड डिफॉर्मेशन के, एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेशन के लिए, सॉइल मॉइस्चर वगैरह के लिए है। ठीक है। यूपीएससी का जो फेवरेट पॉइंट यहाँ पे ये है कि निसार इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड टू कैरी डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार। डुअल फ्रीक्वेंसी मीन्स एल बैंड एंड एस बैंड, एल बैंड एंड एस बैंड। तो निसार जो है दुनिया का सबसे पहला मिशन था जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। देखो क्या होता है ना कि बाकी सब जितने भी मिशन हुए उसमें कोई ना कोई एक एल होता है, तो ऐसा होता है। ये दोनों को एक साथ लेकर जाने वाला दुनिया का सबसे पहला मिशन था निशार। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। अब क्या पूछा जा सकता है, मतलब सॉरी, व्हाट इज़ द रिपीट साइकिल क्या है? तो निसार विल स्कैन द इंटायर अर्थ एवरी 12 डेज। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा अगर आएगा तो 12 डेज याद रखना होगा। जो चीज़ें यहाँ पर बताए, टेक्टोनिक, ग्लेशियर, लैंड सबसिस्टेंस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला है। पता ही चल रहा होगा, डिजास्टर प्रेडिक्शन और क्लाइमेट स्टडीज़ में हमें मदद करेगा। तो डैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये जो डाटा देखो क्या है, जैसे इससे पहले मैंने बताया कि नेविक जो है, नेविक क्या है? तो ये जो भी है ये मतलब जो भी डाटा इसके पास होगा हमारे इंडिया का, तो वो इंडिया के लिए और विथ प्लस 15 किलोमीटर रेंजेस के लिए रहेगा। पूरी दुनिया के लिए तो ये नहीं है। बट निसार का जो डाटा है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का डाटा जो है, ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। और क्लाइमेट रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्लानिंग, अर्बन स्टडीज़, इन सब चीज़ों के लिए है निसार मिशन।
एक बार फिर से देख लेते हैं कि निसार क्यों यूनिक है। तो फर्स्ट ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इसरो एंड नासा यूजेस डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार। कौन कौन से है? एल बैंड और एस बैंड। कैन सी थ्रू क्लाउड एंड नाइट्स, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स है वो क्लाउड्स में, रेंज में काम नहीं कर सकते, उनको डे लाइट सनलाइट की ज़रूरत है, बट ये जो है रात में भी काम कर सकती है 24/7। और ये इसका साइकिल जो रिपीट होता है हर 12 डेज में होता है। फोकस किस चीज़ पे है? तो इसका इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन सब चीज़ों पे है। कंसेप्चुअल कंपैरिजन विद अदर सैटेलाइट्स अगर हम लोग देखें तो मैंने जैसा कि बताया ऑप्टिकल सैटेलाइट्स जो है इसको विजिबल लाइट की ज़रूरत है, बट ये जो है सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट इसको जो है दिन में रात में 24/7 काम कर सकती है। क्लाउड्स वगैरह में नहीं काम कर सकती। क्लाउड्स हो, रेन हो, आंधी हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, टाइफोन हो, कुछ भी हो, ये काम कर लेगा। अब बेस्ड ऑन पास्ट 10 ईयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी यहाँ पर जो फोकस करेगा टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, एप्लीकेशन पे फोकस करेगा। रडार और ऑप्टिकल इमेजिंग पे क्या डिफरेंस उस पर फोकस करेगा, जो कि मैंने तुम्हें बताया। यूनिक फीचर क्या है? तो यूनिक फीचर यही है कि इसमें दोनों एल और एस दोनों साथ में यूज़ हुआ है। इंटरनेशनल कोलैबोरेटर तो निशार है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया है जो यूपीएससी पूछता है। बेफालतू की बकवास मैंने नहीं की है। टिपिकल क्वेश्चंस जो है तुम्हारे 2-3 स्टेटमेंट्स में बनेंगे, मैच द फॉलोइंग्स में बन सकते हैं। तो कैसे बनेगा? तो एल बैंड एस बैंड के लिए कौन सा चीज़ सही है, मैच द फॉलोइंग में PSLV GSLV इन सब चीज़ों से पूछ देगा। कि बस जो तुम्हें ध्यान रखना है वो निसार के लिए वो है कि सिंथेटिक एपर्चर रडार है, डुअल फ्रिक्वेंसी है, एल बैंड और एस बैंड, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जो निसार है ये निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। ओपन डाटा पॉलिसी यानी कि इसका जो भी डाटा है वो वर्ल्ड वाइड शेयर होगा डिजास्टर का मॉनिटरिंग के लिए। एक बार एक लाइन में पूरा मैं पूरा याद करा दूंगा, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो यहीं याद हो जाएगा। फिर से एक चीज़ों को इतनी बार बोलूँगा ना कि तुम्हें याद हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.5x की स्पीड में देख लेना, लेकिन स्किप मत करना। निसार is a joint ISRO-NASA Earth observation mission using dual frequency synthetic aperture radar to monitor Earth's surface changes irrespective of weather or daylight। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत होगा। एक चीज़ों को बार बार मैंने बता दिया और सबसे पहले स्टैटिक कंसेप्ट को भी बता दिया, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हो और फीडबैक दे सकते हो। अगर यहाँ तक तुम वीडियो में बने हुए हो तो मतलब तुम्हें मज़ा आया। तो मज़ा आया तो हमारे इस एडुकार्टो UPSC CSE चैनल को सब्सक्राइब करो और सिविल सर्विसेज को अपने कार्ट में ऐड कर लो। बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ गाइस। और ये जो है तुम मुझे अपना दादा समझ सकते हो, मतलब भाई हमारे तरफ बोला जाता है तुम्हारे UPSC जर्नी का। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे मैं करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाला हूँ। अगर इसी तरीके का तुम्हें वीडियोस पसंद है तो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है। इन्वायरमेंट का मैंने जुलाई का मैंने कवर कर रखा है, इन्वायरमेंट का सारी चीज़ें। और एक मिनट गाइस, तो अगर तुम अपनी UPSC जर्नी में मुझे चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या चीज़ें तुम्हें पसंद आई, कैसा लगा। और भरोसा रखो, पुरानी खिलाड़ी है इस फील्ड के, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यूट्यूब पे बेशक नए हैं बट भर भर के कंटेंट मिलेगा। यू आर लकी इनफ टू सी दिस फीड इन योर चैनल एंड यू कम टू दिस चैनल। तो अगर चैनल ये उड़ ना जाए, गायब ना हो जाए, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बोर हो रहे होगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टाइटल है, टॉपिक है, वो है ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इंडिया का तो मतलब थोड़ा गजब नहीं है? लग रहा होगा कि दादा अभी तो आपने निशार के बारे में पढ़ाया, उसमें भी आपने बताया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वर्ल्ड का, तो ये क्या इंडिया का नहीं? तो वो निशार था ना, नासा और इसरो का ज्वाइंट,
इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सॉरी गाइस, देखो कैमरा के पीछे कौन बैठा हुआ है ये देख करके तुम्हें थोड़ा मतलब सोच करके थोड़ा सा लग सकता है, बट मैंने बोला ना, भरोसा रखो, मज़ा आएगा। और तुम PYQ को लगाना, और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ PYQ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें फिर उसके बाद PYQ लगाने के लिए दे दूँ, तुम खुश हो जाओ कि अरे वाह दादा ने जितना पढ़ाया सब मतलब PYQ बन रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम ना मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देख कर देखो, और मॉक टेस्ट में तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। बस 1.5x के स्पीड में वीडियो को देखो और कुछ नहीं, सुनो बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन अ पिक्सल लेट कंसोर्टियम है। क्यों ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में ये था, इसलिए था अ पिक्सल लेट कंसोर्टियम हैज़ won a proposal by InSpace to build India's first fully एक मिनट गाइस, मैं पानी पी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पिक्सल लेट कंसोर्टियम हैज़ वन ए प्रपोजल बाय इनस्पेस। इनस्पेस किस चीज़ के लिए था? तो प्राइवेट था, रेगुलेटर, फैसिलेटर, सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस commercial Earth observation satellite system under a public private partnership model। तो ये न्यूज़ में रहने के कारण है। व्हाट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जो भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वाह भैया, बहुत काम की चीज़ बता दी, नहीं बता रहा हूँ। तो इसको जो भेजा जाता है ना, मेनली पोल्स पे भेजा जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। और ये हमारा जो भी सी लेवल का राइज हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, इन सब चीज़ों पे ऑब्ज़र्व करता है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये प्रोवाइड्स टाइमली हाई रिजोल्यूशन डाटा फॉर मॉनिटरिंग अर्थ प्रोसेसेस। व्हाट इज़ प्रपोज्ड इन इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो इसके जो की फीचर्स ये है कि ये फुल्ली इंडिजीनियस है। जैसे कि निशार जो हमारे नासा और इसरो का ज्वाइंट सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन था, तो इसमें क्या है ना कि ये पूरा का पूरा इंडिजीनियस है। कमर्शियल कॉन्स्टिलेशन है, मल्टी कॉन्स्टिलेशन। देखो कहीं कहीं पे आपको ना कॉन्स्टिलेशन वर्ड यूज़ होगा, तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स और कुछ नहीं। तो इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में जो है सिंगल सैटेलाइट नहीं यूज होकर के कमर्शियल कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स यूज़ हुए हैं। तो सिंगल सैटेलाइट होना और कॉन्स्टलेशन में डिफरेंस क्या है? तो इसमें लिमिटेड रिविजिट, जैसे कि निशार में हमने क्या देखा कि हर 12 दिन पर जाकर के वो रिविजिट करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है पोल से। तो अगर सिंगल सैटेलाइट होता है ना तो लिमिटेड होता है। बट अगर कॉन्स्टलेशन है, जैसा कि हमारे इंडिया के इंडिजीनियस फुल्ली इंडिजीनियस सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो है उसमें क्या है, कॉन्स्टलेशन का यूज़ हुआ है। इसका जो कवरेज होता है ना नैरो होता है, बड़ा कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, वाइड होता है और कंटिन्यूस होता है। ये जो है स्लोअर अपडेट्स देता है, बट ये क्या है, मैंने बताया प्रिसाइज और रियल टाइम डाटा देता है। वाई ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्यों, मतलब सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन क्यों, यानी कि मल्टीपल सैटेलाइट्स क्यों? ताकि रिविजिट साइकिल दे, कवरेज दे, कंटिन्यूटी दे, ये सारी की सारी बेनिफिट्स है। इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन इसका एग्रीकल्चर के टर्म्स में देंगे तो इसका क्रॉप हेल्थ, एल्ड एस्टिमेशन, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस गाइस की क्रॉप के एल्ड को, हेल्थ को देखते हुए दिया जाता है, तो उसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स, साइक्लोन्स, वाइल्ड फायर्स, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में भी डिफॉरेस्टेशन, इमिशन प्रॉक्सीज, इन सब एरियाज़ को देखने के लिए। इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन, ESG मॉनिटरिंग। GS3 में जो है इसका आ सकता है कि टेक इनेबलिंग गवर्नेंस एंड मार्केट्स थीम्स के अंदर में ये पूछा जा सकता है।
सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो स्पीड होगा, जहाँ पर पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर मिल करके काम कर रही थी, अकेले संभाल रही थी। अब क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिल करके काम कर रही थी। स्पीड होगा, इनोवेशन होगा, स्केल जो है कॉन्स्टलेशन नीड कैपिटल एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट, मतलब बड़े स्केल पर हो जाए। ऐसे पहले क्या होता था, अगर सिंगल सेक्टर इन्वॉल्व है तो उसमें सिर्फ एक ही सैटेलाइट जाता था बिकॉज ऑफ बजट। बट अब क्या है, स्केल बढ़ गई, अब कॉन्स्टलेशन जाएगा, यानी कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा, जो हम लोग जो हम लोग डाटा है उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड देंगे, तो ग्लोबल मार्केट्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा भी आएगा। एंड डाटा इज इक्वल्स टू मनी इज इक्वल्स टू AI डेवलपमेंट। इसरो फोकस शिफ्ट फ्रॉम रूटीन ऑपरेशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डीप साइंस, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो है इनोवेशन और स्पीड पे इनोवेशंस पे फोकस करे और स्पीड बढ़ेगा, और इसरो का जो फोकस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप साइंस, बड़े बड़े मिशन जैसे ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, गगनयान, इन सब चीज़ों पे रहेगा। गवर्नमेंट जो है इनेबलर होगा और इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर उसके एग्जीक्यूटर होंगे। हाउ इट इज़ एडवांस इंडिया स्पेस इकोसिस्टम, तो ये जो है एक तो डोमेस्टिक अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा मार्केट बनाएगा। फॉरेन डाटा पे जो हम लोग डिपेंडेंट रहते थे, तो हमारा अब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है फुल्ली इंडिजीनियस है, तो उसको बूस्ट करेगा। स्पेस इकोनॉमी और स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगा। क्योंकि इन स्पेस के आ जाने के कारण प्राइवेट प्लेयर्स भी भर के आएंगे, और हमारा जो विकसित भारत 2047 है उसको भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इन्हांस करेगा। चैलेंजेस क्या क्या है, तो जो इन स्पेस है तो उसके द्वारा लाइसेंस, लाइबिलिटी, स्पेक्ट्रम, इन सब में रेगुलेटरी कोई क्लैरिटी नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क भी है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स इन्वॉल्व और मिशन फेल हो जाए तो उसका रिस्क कौन उठाए। इंश्योरेंस का सिस्टम क्या होगा। डाटा पॉलिसी भी है कि इसका एक्सेस प्राइसेस और डाटा का सिक्योरिटी, अगर फुल्ली इंडिजीनियस है तो क्या वो डाटा सच में सिर्फ इंडिया तक ही है, या डाटा बीच में लीक या हैक हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, सेंसर्स, लॉन्चेस, कैडरेंस, मार्केट क्रिएशन है, एसोर डिमांड बियॉन्ड गवर्नेंस, ये सारे के सारे उसके चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को देखें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में यही आया है कि एक तो आ गया इन स्पेस, इंडिया स्पेस पॉलिसी क्या है, तो ये जो डाटा है वो सभी के लिए एंटायर वैल्यू चेन ओपन्स कर दिया सब वर्ल्ड वाइड के लिए, एक्सेप्ट नेविक NAVIC। इसमें तो रेंज ही नहीं है ना उतना, इसलिए नहीं कर सकते। इन स्पेस क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, सिंगल विंडो प्राइवेट सेक्टर के लिए, रेगुलेटर, एक्सीलेटर, फैसिलेटर सब कुछ है। NSIL क्या है, तो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है। अब देखो, हमने कहा ना, अगर तुम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होता है, फॉरेन डायरेक्ट और एक होता है FPI। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब चीज़ों में तो नहीं है, बट अगर स्पेस के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे 100% लिबरलाइजेशन है। तो अगर हम लोग देखें कि इंडिया में FDI का क्या सीन है स्पेस में, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए तो 100% हो तो उसको टिक कर देना। इंडिया का एंगल यही है कि इसरो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा। मैंने बोला कि मैं एक बात को इतनी बार बोलूँगा ना कि तुम्हें यही याद हो जाएगा। और इन स्पेस क्या है, रेगुलेटर, फैसिलिटेटर फॉर प्राइवेट प्लेयर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो है। अब वो जो पिक्सल वाला न्यूज़ था ना, वो प्राइवेट स्टार्टअप था, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़, उसने डिमांड किया था। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को देख लेते हैं फिर से एंड करने से पहले, ताकि तुम्हें पूरा छप जाए दिमाग में। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मार्क्स अ शिफ्ट टू PPP लेड कंस्टिलेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट कमर्शियल है, फुल्ली इंडिजीनियस है, लिवरेजिंग प्राइवेट इनोवेशन टू डिलीवर हाई रिविजिट डाटा फॉर गवर्नेंस, मार्केट्स एंड रिसाइलेंस। दैट्स इट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है क्या, तो अर्थ मॉनिटरिंग और एप्लीकेशंस के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अर्थक्वेक्स के लिए है, सी लेवल राइज के लिए है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। कॉन्स्टलेशन, तो हाई रिविजिट है कॉन्स्टलेशन, मतलब कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, तो उसका रिविजिट साइकिल ज़्यादा हो जाएगा, कंटिन्यूटी ज़्यादा होगा, प्रिसाइज होगा, रियल टाइम डाटा देगा। गवर्नमेंट इनेबलर है, प्राइवेट एज ऑपरेटर है, एग्जीक्यूटर है, इंडस्ट्री
इन स्पेस क्या है, रेगुलेटर है, प्राइवेट फैसिलेटर है, और ये प्राइवेट कंपनी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है। और रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं, तो स्पेस इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट्स इट। अब अगले पे आते हैं कि स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, जो 2047 का जो स्पेस प्रोग्राम है और इम्पोर्टेंट स्पेस प्रोग्राम है उसको हम लोग, तो ये जो हमारा 5th टॉपिक है वो स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया के ऊपर है। और जो 2047 विकसित भारत का कंसेप्ट है उसको बूस्ट करते हुए हमने जो स्पेस प्रोग्राम्स करवाया है तो वो क्या है, तो वो जो इंडिया से स्पेस प्रोग्राम जो है सिविलियन है, कमर्शियल नहीं है। तो इंडिया के मतलब हम लोगों ने कुछ कमर्शियलाइजेशन कमर्शियल पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, बट इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इज ए सिविलियन एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्पेस प्रोग्राम लेड बाय ऑफ कोर्स इसरो। तो इसकी जो गवर्नमेंट का तरफ से है कि गवर्नमेंट जो फोकस करेगी वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी, टीवी, टेलीकॉम, डिजास्टर अलर्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए और नेविगेशन के लिए NAVIC, जो कि पूरे वर्ल्ड को नहीं कवर करती है बल्कि स्पेसिफिक रीजन्स को कवर करती है। ट्रांसपोर्ट, फिशरीज और डिजास्टर रिस्पॉन्स। इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो इनोवेशन है, स्पेस इकोनॉमी के लिए है ही, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, डाउनस्ट्रीम सर्विसेज, इन सब चीज़ों को लाएगा कैसे, तो नेविक है ही हमारा और स्टार्टअप्स के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसाइज इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में भी मदद करेगा। नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा क्योंकि इंडिजीनियस डाटा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि नेशनल सिक्योरिटी बूस्ट होगा, हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और सिक्योर होगा। क्लाइमेट में कैसे है, तो भैया जो हम लोगों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का बात किया 4 में, तो वहाँ क्या था कि ग्लेशियर मेल्ट होगा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग होगा, या फिर निसार में S और L थे। तो S किसका था, इसरो का था, और L किसका था, नासा का था। तो इसमें एग्रीकल्चर का था, है ना, इसमें वेजिटेशन का था, इसमें सरफेस डिफॉर्मेशन का था, इसमें लैंड डिफॉर्मेशन का था। तो इन सब चीज़ों में भी मदद होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी मदद होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर देखें कि इंडिया का और भी सारा स्पेस प्रोग्राम है, बट इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कैसे मतलब यूनिक कैसे है, तो अफोर्डेबल लॉन्चेस है। मिशन मंगल में तुम लोगों ने देखा होगा। ओपन डाटा है, जो भी डाटा हम लोग अर्न करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस जो है वो वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। कोऑपरेटिव है, दूसरी साउथ कोऑपरेटिव है। कैपेसिटी बिल्डिंग है। अगर एग्जांपल्स देखें तो गगनयान जो है, गगनयान क्या है, हमारा ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम। चंद्रयान क्या है, हमारा लूनर प्रोग्राम है। आदित्य L1 क्या है, हमारा सोलर प्रोग्राम है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या है, तो जो भी डाटा है सबके साथ शेयर करेंगे। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करेंगे। इसरो जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, और इंडस्ट्री जो एग्जीक्यूटर होगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और लॉन्चेस पे फोकस करेगा। FDI जो है 100% अलाउड है। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को आगे हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। इंडियाज़ मेजर स्पेस मिशंस क्या है, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो कि गगनयान है। प्लानिटरी और सोलर साइंस भी है, चंद्रयान 3 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून है। आदित्य L1 और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए तो हम लोगों ने देखा और भी है, जैसे कि रिसेट है, कार्टोसैट है, ओशियन सेट है। तो ये सब चीज़ के लिए तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के रिसोर्सेज डिफेंस और क्लाइमेट फोरकास्टिंग वगैरह करेगी। नेविगेशन के लिए NAVIC बता ही दिया, एक बात को 4 बार बताऊंगा ताकि तुम्हें याद भी हो जाए। प्रीवियस ईयर का UPSC का जो क्वेश्चंस रहे हैं वो एप्लीकेशंस पे रहा है, इससे और पॉलिसी पे रहा है। इंडिया स्पेसिफिक जो मिशन हुआ है उस पे रहा है, और स्पेस और उसका प्रोग्राम और किस लिए है उन सब चीज़ों पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देता है, तो उसे टिक करना होता है। एक बार जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इसरो क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और सिविलियन है, ठीक है। नेविक क्या है, तो रीजनल नेविगेशन है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेटर रेगुलेटर है। गगनयान क्या है, तो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। स्पेस रिफॉर्म्स क्या है, तो पॉलिसी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बूस्ट करेगा। विकसित भारत क्या है, तो स्पेस एज ए डेवलपमेंट इनेबलर, वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेटर और सबके साथ डाटा शेयर करेगा। अब जो हमारा 6 टॉपिक आता है वो आता है इसरो का होप एनालॉग मिशन। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि जो हम लोग
ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, स्पेस में जो भी चीज़ें हम लोग भेजेंगे उसके लिए अर्थ पे ही उस तरीके का इन्वायरमेंट बना करके एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देना। तो उसी को हम लोग इसरो होप एनालॉग मिशन कहते हैं। और ये हो कहाँ रहा है, तो लद्दाख में हो रहा है, TSO कार वैली में, होप एनालॉग मिशन। ठीक है, तो न्यूज़ में कह रहा है, क्यों रहा है, तो न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसरो ने इनैगोरेटेड द होप एनालॉग एट TSO कार वैली टू स्टिमुलेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंडीशंस एंड सपोर्ट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। हमारे गगनयान के लिए ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। एनालॉग मिशन है क्या, तो एन एनालॉग मिशन इज़ ए ग्राउंड बेस्ड सिमुलेशन दैट रिक्रिएट्स स्पेस लाइक कंडीशंस ऑन अर्थ टू स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। जब मैंने इससे पहले बताया था, मैंने क्या बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी के लिए था, लेकिन ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए है। अर्थ पे ही उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके हैबिटेट, सिस्टम ऑपरेशन, सारी चीज़ों को, मिशन प्रोटोकॉल और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को देखा जाएगा। अब मैं मतलब तुम्हें मैं पिक्चर के थ्रू बताता हूँ ये कैसा होने वाला है। लद्दाख के एरिया में इस तरीके का जो है बनाया गया है, पूरा का पूरा उस तरीके का इन्वायरमेंट अंडर में, लाइक जो भी मार्स पे जैसे कंडीशन होती है और मून पे जैसी कंडीशन होती है, उस तरीके का सेटअप इसके अंदर बनाया गया है। तो अच्छा, लद्दाख को ही क्यों चूज़ किया है, तो लद्दाख को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, कोल्ड वगैरह। और देखते हैं और अच्छे से डिटेल में, आर्टिकल को पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। अब व्हाट इज़ होप एनालॉग मिशन, तो होप का मतलब हो गया, ये होप मतलब आस आए नहीं है, ह्यूमन आउटपोस्ट ऑपरेशंस इन प्लानिटरी इन्वायरमेंट। इट इसरोज ह्यूमन सेंट्रिक एनालॉग मिशन। किस चीज़ के लिए, तो क्रू परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मार्स लाइक इन्वायरमेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन और हैबिटेट डिजाइन, टूल्स, वर्कफ्लोस, उन सबको एक बार चेक कर लेने के लिए। स्टडी जो इसमें कंडक्ट होगा, एक तो ह्यूमन का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे हाइपोक्सिया, कोल्ड, फटीग ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और साइकोलॉजिकल रिसाइलेंस जैसे कि स्ट्रेस, कन्फाइनमेंट किस तरीके से वो मैनेज करते हैं उसको भी देखेगा। हैबिटेज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगा, क्रू शेड्यूलिंग भी रहेगा, टास्क एफिशिएंसी भी होगा, और इसमें जो है टीम का कोऑर्डिनेशन सब कुछ चेक किया जाए। यानी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आता है कि लाइक मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम था कि नहीं TSO कार वैली प्रोजेक्ट में, होप एनालॉग मिशन में, है ना, टूल्स के लिए था कि नहीं, क्रू का ट्रेनिंग के लिए था कि नहीं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजी, तो सब स्टेटमेंट में टिक करना है, सारी चीज़ें थी। वाई TSO कार वैली लद्दाख को ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे तो लो ऑक्सीजन होगा, कोल्ड एयर होगा, रिमोट होगा, तो मतलब लाइक आइसोलेशन भी तो देखना था ना हमें साइकोलॉजिकल के अंदर में, तो वो सबसे अच्छा लद्दाख में ही हो सकता था इंडिया में, इसी के लिए। अब लोकेशन इसी के लिए चूज़ किया गया क्योंकि एक्सट्रीम है, अर्थ एनालॉग कंडीशन है, नॉन कन्वीनियंस है, इतना आसान भी नहीं है जैसा कि स्पेस मिशंस में होता है। डेट इज़ वाई लद्दाख इज चूजन। इस मिशन के अंदर हमारा ट्रेनिंग तो एक क्रू का इम्प्रूव होगा ही, जो कि हमारे गगनयान मिशन में सपोर्ट करेगा। साथ साथ में मिशन को फेल होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। गगनयान के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। क्या है, तो सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड रिटर्न सेफली। ज़्यादातर चीज़ें लो अर्थ ऑर्बिट के लिए हो रही है। गगनयान मिशन के बारे में भी सारी चीज़ें हैं कि ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन है हमारा। ये हमारे UPSC में क्यों आ सकता है, तो उसका रीज़न ये रहा, पास्ट UPSC ट्रेंड रहा है, तो गगनयान पे पूछ ही सकता है। एनालॉग स्टडी साइंस, जो एनालॉग मिशन के अंदर में वो जो भी चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रोल ऑफ इन्वायरमेंट और एक्सपेरिमेंट्स, इंडिया स्पेस नेविक इन स्पेस और 2023 की पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसरो का होप एनालॉग मिशन कहाँ है, तो TSO कार वैली में है, स्पेस लाइक कंडीशंस को इनेबल करने के लिए, टू इन्हांस द ह्यूमन परफॉर्मेंस, सपोर्ट इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब चलते हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है 7 नंबर, और वो है इसरो का की लॉन्च वेहिकल्स। तो जिसमें हम लोगों ने PSLV GSLV को कवर कर लिया हुआ है, LV M3 और SSLV को कवर करेंगे।
तो अगर हम लोग डाटा को टेबलर फॉर्म में कंपैरिजन करें तो ज़्यादा याद रहेगा। तो PSLV जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। मेन यूजेस क्या है इसका, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन में है। GSLV का क्या यूज़ है, तो मैंने याद करवाया था कि जियो कम्युनिकेशन के लिए। LVM का मतलब है मार्क 3 ह्यूमन मिशंस के लिए है। SLV है स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, लॉन्च व्हीकल्स के लिए, यानी कि उसके यूजेस आ गए। और अगर हम देखें कि इसे भेजा कहाँ जाता है, यानी कि डेस्टिनेशन की बात करें, तो PSLV को पोल्स पे भेजा जाता है, GSLV को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाता है, LVM-3 को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, SSLV छोटा सा है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा जाता है। खासियत देख लें, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या एक्स्ट्रा पॉइंट्स या स्पेशल पॉइंट्स, तो PSLV जो है मोस्ट रिलायबल है। और GSL क्यों, PSLV में हम लोगों ने क्या भेजा था, जो 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 लाइट वेट होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मोस्ट रिलायबल है। GSLV क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करता है। क्रायोजेनिक इंजन में है क्या, तो हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो LVM-3 यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 ह्यूमन मिशंस के लिए होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये मोस्ट पावरफुल है। SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है। खास बात क्या है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। अगर पिक्चर्स ऑफ अर्थ चाहिए तो PSLV से लेंगे। TV एंड कम्युनिकेशन यानी के लिए तो GSLV से लेंगे। एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है तो LVM-3 से लेंगे क्योंकि ह्यूमन मिशंस के लिए था। स्टार्टअप्स एंड स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए तो SSLV के लिए। मैंने पहले ही बताया था, इतना बार बोलूँगा कि तुम्हें यही याद हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, अब क्वाशीमून क्या है ना, कि अर्थ के बगल में ही एक एस्ट्रॉइड जो घूम रहा है, और लेकिन अर्थ के सर्कुलेशन में नहीं घूम रहा है, सन के सर्कुलेशन में घूम रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाशीमून। तो ध्यान रखने वाली बात है, इससे पहले भी हमें क्वाशीमून मिला है, लेकिन इस क्वाशीमून का नाम क्या है, तो 2025 PN7। A quasimoon is a celestial body that orbits the sun and not the planet, appearing to travel with a planet due to a synchronized orbit 1:1 जो ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, अभी आगे बात करेंगे, उसके कारण ऐसा लगता है कि प्लैनेट को सर्कुलेट कर रहा है, बट एक्चुअली प्लैनेट को नहीं सर्कुलेट कर रहा होता है, वो सन को सर्कुलेट कर रहा है, प्राइमली इन्फ्लुएंस्ड बाय सन्स ग्रेविटी एंड नॉट द प्लैनेट। इट इज़ नॉट ए ट्रू मून, ये कोई ट्रू मून नहीं है, इसलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं कहेंगे, है ये एक सिर्फ एस्ट्रॉइड, as it does not directly orbit the planet. Astronomers have previously identified around 6 known quasi-moons of Earth. इससे पहले भी मिला है, इस बार का नाम है 2025 PN7। क्वासीमून मूव कैसे करता है, तो फॉलोज 1:1 और वाइटल रेजोनेंस रिलेटिव टू अर्थ होता है। इट ट्रेसेस लूपिंग, और ये किडनी शेप्ड है, गोला गोला नहीं होता है, ये किडनी शेप्ड होता है। लाइक जिस तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, तुम्हें अच्छा भी लगेगा और एक जादू भी देखो। चलो, क्वासीमून अगर तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे ना क्वासीमून, तो देखो क्या आता है। वेट, नेट ऑन करने दो। अगर हम लोग क्वासीमून को सर्च करें, ये देखो यहाँ से मून जो है निकलते हुए जाएगा। जादू दिखाऊंगा, इस अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं जो मेन दिखाना चाह रहा था क्वासीमून के लिए, जो कि तुम देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये हो गया क्वासीमून, क्वासी सैटेलाइट, और ये जो है किसको ऑर्बिट कर रहा है, तो सन को ऑर्बिट कर रहा है, ना कि प्लेनेट को। ये लगता है बिकॉज ऑफ द 1:1 ऑर्बिटल रेजोनेंस, बट एक्चुअली में जो है ये ऑर्बिट किसको कर रहा होता है, ये ऑर्बिट कर रहा होता है सन को, ना कि प्लेनेट को। और ये देखो, इसका शेप जो है किडनी शेप्ड है, ये देखो, वेट, ये देखो, ये एस्ट्रॉइड है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बट कमेट नहीं कर सकते। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट होता है जो बाहर आउटर सोलर सिस्टम से है, बट एस्ट्रॉइड्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम से है, उसे हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्वाशी मून है क्योंकि मून लाइक दिखता है, बट ये एक्चुअली में मून नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पे, एस्ट्रोसैट, इंडियाज मल्टीटास्किंग स्पेस आई। इंडिया का पहला स्पेस टेलीस्कोप है, और इसमें जो है 3 रेज है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्टिकल। कौन कौन से रेज स्टेटमेंट टाइप में आ सकते हो, और एक्स रेज को तो मैं गामा के साथ, अल्ट्रा वायलेट को इंफ्रारेड के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। तो याद रखना, एस्ट्रोसैट जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है, ये अभी नहीं भेजा गया है, 10 साल पहले ही भेज दिया गया था, ठीक है ना। तो उम्मीद किया गया था कि 5 साल तक टिकेगा, बट ये अभी तक टिका हुआ है।
इसके 10 साल पूरे हुए हैं, इसलिए वो न्यूज़ में है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C60 पोलर सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल C30 है। तो किसी और नाम के साथ कंफ्यूज मत होना, मार्क 3 वगैरह कुछ भी है, C29 जो ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो PSLV C30 है। और जो क्वेश्चंस बनेगा इसमें ऐसे ही होगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोसैट, इट इज़ इंडियाज मल्टीटास्किंग स्पेस आई, सही। एस्ट्रोस्टैट इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप, सही। एक्सरे UV ऑप्टिकल यूज़ करता है, तो सही। और भी इस तरीके के मिशन है एक्सपोसैट, लेकिन इसमें सिर्फ एक्सरे यूज़ होता है। एक आइए एक्सक्यूज मी गाइस, एक इसी तरीके से मिशन जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन भी, इसमें गामा, इंफ्रा और ऑप्टिकल रेज यूज़ होता है। व्हाट डज इट स्टडी, ब्लैक होल्स और न्यूरॉन स्टार्ट के बर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स और डीप स्पेस सर्वे को स्टडी को आगे बढ़ावा देगा। क्या चीज़, तो यही है एस्ट्रोसैट, जो कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है। इसी तरीके के मिशंस और भी हुए हैं, तो हाँ हुए हैं, क्यों नहीं हुए। एक्सपोसैट क्या है, तेवी सैटेलाइट है और ये मेजर एक्सरे इमिशन करता है। आदित्य L1 क्या है, तो ये जो है सोलर मिशन है और ये सन अर्थ L1 पॉइंट फॉर कंटिन्यूस सोलर ऑब्जर्वेशन। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और कौन कौन सा, तो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप का है। ये कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी क्या है, तो बस सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब अगला जो है हमारा स्केप्ड मिशन है, तो अब हम लोग जो 9 नंबर का टॉपिक देखने वाले वो है हमारा स्केप्ड मिशन। एस्केप मिशन क्या है, तो कुछ नहीं है, तो सोलर विंड और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट जो मार्स पे है उसको स्टडी करने के लिए जो मिशन है वो है एस्केप्ड मिशन, और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। होता क्या है कि सोलर विंड्स को पढ़े ही होंगे कि जो सूरज की किरणें निकलती है, और मार्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच एक वैसा पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं L2 पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट। तो वहाँ पे अपना स्पेसक्राफ्ट को भेजना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो इन्फ्लुएंस होगा बहुत ही मिनिमल, नेग्लिजिबल होगा, तो फ्यूल की बचत होगी, और वहाँ पर ले जाके कुछ नहीं, वहाँ पे जा कर के स्टडी करेंगे। तो नासा ने ये मिशन चलाया और उसी मिशन का नाम है एस्केप्ड मिशन। अब अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा सेंटाइनल-6B, इसके बारे में पढ़ते। तो इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ है फैल्कन 9, हाँ SpaceX का, जो हमने निसार में एक्सियम 4 मिशन के लिए पढ़ा वही। और इसमें कौन कौन से पार्टनरशिप कोलैबोरेटर्स है, तो नासा है और ओशियनिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। इसका पर्पज़ क्या है, तो ओशियन को ट्रैक करना और जो भी सी लेवल वाटर राइज हो रहा है उन सभी चीज़ों को ट्रैक करना, वेदर फोरकास्टिंग करना, पहले ही बताना, और इम्पैक्ट क्या होगा उसके अर्थ पे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इसरो LVM-3 M6 मिशन। तो हमारा जो इलॉन मस्क भैया के सपना है कि सारे मोबाइल्स को 4G 5G सबको सैटेलाइट्स के थ्रू, सैटेलाइट मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर लेना। तो उसके लिए जो है इसरो ने विद द कोलैबोरेशन और कमर्शियल एग्रीमेंट ऑफ NISL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड AST US बेस्ड कंपनी है, उसके साथ जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया है। इसमें है क्या कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा, और वो किस लिए किया जाएगा वो मैंने बता दिया है। इसमें जो मेजरली इम्पोर्टेंट वो है ये कि इसरो LVM-3 लॉन्च व्हीकल, इसके अंदर ये देखो गाइस कि ये पिक्चर में समझा दिया गया है। इसके अंदर जो है 2 सॉलिड स्ट्रैप हो गए, मोटर्स हो गए, जिसको हम लोग S200 कहते हैं दोनों तरफ। इसका इसमें क्या क्या है, तो 3 है, S200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, लिक्विड कोर स्टेज है, और C225 क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में मैंने बताया है, ध्यान रखना, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब लिफ्ट ऑफ मास क्या है, तो 640 टन तक ये उठा सकता है। पेलोड कैपेबिलिटीज़ 4200 kg टू GTU मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट ट्रांसफर ऑर्बिट तक की जो है 4200 तक ले जा सकता है। इससे पहले भी जो मिशंस हुए हैं उसको भी ध्यान रख लेना, वो है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, OneWeb मिशंस कैरिंग 72 सैटेलाइट्स। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी। हमने